हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, या जिसको हम कह सकते हैं कि जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उससे क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है डेट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, macroeconomics, and also the students who are preparing for UGC NET. ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अंदर स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। थोड़ा सा हम ब्रीफली जो है एक सेल्स लॉ ऑफ मार्केट को एक बार देख लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी जो है डेट इज बेस्ड ऑन सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। सेल्स लॉ के मुताबिक सप्लाई जो है वो अपना डिमांड खुद क्रिएट करती है। हर एक प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट के अंदर गुड सप्लाई करता है ताकि दूसरी चीज़ों को वो ले सके। सेल का जो लॉ है बार्टर इकोनॉमी और मॉनेटरी इकोनॉमी दोनों के अंदर एप्लीकेबल है। और जो भी वो प्रोड्यूस करता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेम्यूनरेशन पे करता है। जो रेम्यूनरेशन पे की जाती है, जैसे लैंड को रेंट है, लेबर को वेजेस है, कैपिटल को इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट है, तो वो उनकी इनकम हो जाती है जिसके बदले में वो मार्केट के अंदर जाके चीज़ों की डिमांड करते हैं। इसी तरह ये एक बार फिर से हम ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं कि व्हाट आर द असम्पशन। परफेक्ट कंपटीशन है, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मनी जो है डेट एक्ट ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वाइड एक्सटेंट ऑफ मार्केट है, कोई होर्डिंग नहीं है, सारा का सारा पैसा हम स्पेंड करते हैं। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द लॉन्ग पीरियड। और यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा जो है इक्विलिब्रियम उत्पन्न होता है। फ्लेक्सिबल इकोनॉमी है और प्रोडक्शन हम करते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस के मुताबिक। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट ये है कि जनरल ओवर प्रोडक्शन जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन जो है इम्पॉसिबल है लॉन्ग रन के अंदर। जनरल ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब एग्रीगेट सप्लाई जो होती है एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होती है। लेकिन से का ये लॉ कहता है कि जनरल ओवर प्रोडक्शन जो है इम्पॉसिबल है इन द लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि अगर वहां पे ओवर प्रोडक्शन होगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो जाती है, तो डिमांड बढ़ जाती है। तो अपने आप क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई इक्वलाइज हो जाती है। इसी तरह जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम भी बढ़ती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चीज़ों की डिमांड करती है। तो हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है, क्योंकि उससे लोगों को इनकम जनरेट होती है, उनको रेम्युनरेशन मिलता है, तो वो उनके लिए सफिशिएंट परचेजिंग पावर जो है क्रिएट करती है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जितनी सप्लाई होती है उतनी ही डिमांड होती है। उसी तरह जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल इन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। से का लॉ अज्यूम करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जिसके अंदर लेबर की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अगर लेबर की सप्लाई ज्यादा है शॉर्ट पीरियड के अंदर तो वेज रेट कम हो जाएगा। और वेज रेट कम होने की वजह से क्या होगा कि उद्यमी जो है ज्यादा लेबर की डिमांड करेगा, और वो तब तक प्रोडक्शन इंक्रीज करता रहता है जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रिस्टोर बैक नहीं हो जाती। उसी तरह पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है शॉर्ट रन के अंदर, बट वो सब कुछ ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। जैसे मान लो शॉर्ट रन के अंदर ओवर प्रोडक्शन है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस फॉल हो जाएंगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो अपने आप डिमांड और सप्लाई इक्वलाइज हो जाएंगी। और उसी तरह अगर बेरोजगारी है शॉर्ट रन के अंदर, तो वहां पे भी क्या होता है कि वेज रेट कम हो जाता है। वेज रेट कम हो जाता है तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है, और ये इतनी बढ़ जाती है कि जहाँ पे क्या है कि उनकी सप्लाई और डिमांड एक दूसरे की इक्वल है, और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है रिस्टोर बैक हो जाती है। यूज ऑफ अनएम्प्लॉयड सोर्सेज पे फॉर इटसेल्फ। देखो, जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज होते हैं जब हम उनको यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो अपने लिए खुद ही पे करते हैं, क्योंकि जब उनको रखा जाता है तो उनको रेम्युनरेशन मिलता है, और वो रेम्युनरेशन के बेसिस पे क्या होता है कि वो चीज़ों की डिमांड करते हैं। व्हेन दे आर पुट टू वर्क हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। तो रिसोर्सेज को जब हम पे करते हैं
तो नेचुरली वो जाके चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार रिसोर्सेज़ जो है अपने लिए खुद जो है पे करते हैं। तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है। जैसे वेज रेट अगर सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा है, तो वेज रेट लेबर का कम हो जाता है और डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और वो लेबर की डिमांड तब तक इंक्रीज़ होती रहती है जब तक कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रिस्टोर बैक हो जाती है। और उसी तरह एडजस्टमेंट थ्रू प्राइस लेवल अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस कम हो जाएँगी। प्राइसेस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो सप्लाई जो है डिक्रीज़ हो जाएगी और दोनों जो है एक-दूसरे के इक्वलाइज़ हो जाते हैं। और उसी तरह क्या है अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो निवेश बढ़ जाएगा और निवेश और इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग मतलब इक्वलाइज़ हो जाएँगे। इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से हेल्ड एट टू सेव इज इक्वल टू स्पेंड कि जो भी हम सेव करते हैं वो सारा का सारा जो है हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां पे टेम्परेरी जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में अनइक्वालिटी हो सकती है बट अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में इनइक्वालिटी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस ढंग से चेंज होता है कि दोनों को इक्वलाइज कर देता है और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जब हम सेकर लॉ इंटरप्रेट करते हैं तो उससे क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड आउटपुट एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटल तो क्योंकि अनलिमिटेड इंक्रीज इन आउटपुट एंड कैपिटल है क्योंकि यहाँ पे जितना हम आउटपुट प्रोड्यूस करते जाएंगे उतने ही फैक्टर्स को इनकम मिलती जाती है और वो जाके चीज़ों की डिमांड करते रहते हैं और एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है तो जितनी प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज होती है उतनी ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उतना ही रेम्युनरेशन ज़्यादा क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उतनी इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड करेंगे मनी जो है डेट एक्ट ओनली एज ए मीडियम ऑफ चेंज से के मुताबिक हर एक इकोनॉमी जो है बार्टर ऑफ इकोनॉमी है तो मनी यहाँ पे सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी जो है विल हैव नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट मनी जो है उसको दे के हम चीजों को खरीद और बेच सकते हैं मनी को हम स्टोर नहीं कर सकते मनी एक्ट ओनली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और उसी तरह पॉलिसी इम्प्लीकेशन के गवर्नमेंट जो है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सब कुछ ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा बैलेंस हो जाता है और इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वेज रेट प्राइस जो है ऑटोमेटिकली जो है सर्कमस्टांसिस के मुताबिक चेंज हो जाते हैं और इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रिस्टोर बैक कर देते हैं से की जो अपनी इम्प्लीकेशन है उससे चार इम्प्लीकेशंस निकाली हैं कि जो साइज ऑफ द मार्केट है और एम्प्लॉयमेंट है दे गो टुगेदर जितना बड़ा मार्केट का साइज होगा उतना ही ज्यादा चीजों की डिमांड होगी और ज्यादा चीजें बनेंगी तो ज्यादा प्राइस आएगी और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरा जो है कि प्रॉस्पेरिटी इंडिविजिबल है इसका मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो जाके मार्केट के अंदर स्पेंड करता है तो दूसरे की इनकम भी बढ़ती है जैसे एग्रीकल्चर डेवलप होता है तो उसके साथ ट्रेड और इंडस्ट्री भी डेवलप होती है और उसी तरह जो इम्पोर्ट है वो किसी भी देश की इंडस्ट्री को हार्म नहीं करते क्योंकि इम्पोर्ट होती है तो इट मीन्स कि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो से का लॉ जो है फ्री ट्रेड को भी सपोर्ट करता है और उसी तरह ही से का ये मानना था कि प्रोडक्शन को हमें कंजम्पशन के मुकाबले में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए उसी तरह क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड सेल्स लॉ तो से का जो लॉ है उसने कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को एग्रीगेट सप्लाई एम बी जो है एग्रीगेट सप्लाई है एम का मतलब है सप्लाई ऑफ मनी बी का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ मनी इसका मतलब होता है कि मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर एम बी रेफर टू दैट सप्लाई ऑफ मनी जिसके द्वारा जो लोग होते हैं वो चीजों की डिमांड करते हैं और उसी तरह नंबर ऑफ गुड्स जो सप्लाई होती है क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल प्राइस एंड वेज रेट सिस्टम होता है तो जितनी सप्लाई होती है उतनी डिमांड क्रिएट होती है उसी तरह हम देखते हैं कि क्या जो सेका लॉ है मॉडर्न टाइम्स के अंदर इसकी क्या वैलिडिटी है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोस्ट इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है वो से की लॉ ऑफ मार्केट की वजह नहीं होती उनकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है न्यू इनोवेशन होती है उसी तरह अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट
भी इंक्रीज़ होती है, तो सारी की सारी सेविंग जो होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो सारी की सारी जो है इतनी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती कि लेबर की डिमांड ना बढ़े। तो रियल वेजेस के अंदर जब लॉन्ग रन के अंदर इंक्रीज़ होता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होती है। तो लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है।